जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां टेक्नोलॉजी लोगों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें कैद करने के काम आती हो। एक ऐसी दुनिया जहां सपनों की नौकरी का ऑफर असल में एक डिजिटल जेल का दरवाजा खोलता है। आज हम मानव तस्करी और साइबर क्राइम के एक ऐसे ही विशाल एक फैक्ट्री की तरह चलने वाले सिस्टम के अंदर झांकेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया भर में लाखों जिंदगियां तबाह कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब लगता है सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। जिंदगी के हर पन्ने पर बस हताशा की स्याही फैल गई है। जब भविष्य एक बंद दरवाजे की तरह सामने खड़ा हो और ठीक उसी पल किस्मत एक सुनहरा मौका लेकर आती है। एक ऐसा मौका जो इतना असाधारण, इतना चमकदार होता है कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, आप भारत के किसी शहर में रहने वाले एक युवा आईटी प्रोफेशनल हैं। आपके पास एक अच्छी खासी डिग्री है, हुनर है, पर आपके सपनों के हिसाब से मौके नहीं मिल रहे। और तभी आपकी स्क्रीन पर यह पेशकश आती है। थाईलैंड में नौकरी, सैलरी 2000 अमरीकी डॉलर प्रति माह, यानी करीब करीब 1,60,000 रुपए। रहना, खाना, वीजा, सब कुछ मुफ्त। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक तरह का एस्केप है। सामाजिक दबाव से, अनिश्चितता से और एक सामान्य जीवन की सीमाओं से भागने का मौका। ये एक सपना है, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए हजारों भारतीय नौजवानों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पर क्या उन्हें जरा भी अंदाजा था कि इस सपने की असली कीमत क्या होने वाली? इस सपने की कीमत आजादी थी। वो चमकता हुआ नौकरी का प्रस्ताव असल में एक अंधेरी, कांटेली दुनिया का दरवाजा था, जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। ये जाल लोहे या रस्सी का नहीं था, नहीं, ये कोड, क्रिप्टोग्राफी और इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ से बुना गया एक डिजिटल जाल था, जहां शिकार और शिकारी दोनों एक ही स्क्रीन के दो तरफ थे। एक तरफ वो जिसका सब कुछ लुट रहा था, और दूसरी तरफ वो जिसे किसी और का सब कुछ लूटने पर मजबूर किया जा रहा था। यह दोहरी त्रासदी का एक मंच था। तो चलिए इस बेहद पेचीदा मामले की बनावट को समझते हैं। देखिए, ये कोई आम घोटाला नहीं है, ये एक 3 परतों वाली त्रासदी है। पहली परत है उस वित्तीय शिकार की, वो लोग जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। दूसरी परत है साइबर गुलाम की, वो पढ़े लिखे आईटी प्रोफेशनल्स जिन्हें धोखे से लाकर इस अपराध को अंजाम देने के लिए मजबूर किया जाता है। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक परत है भू राजनीतिक शून्य की, वो कानून विहीन इलाके जहां ये सब कुछ बिना किसी रोक टोक के एक इंडस्ट्री की तरह चल रहा है। ये समझने के लिए कि इतने बड़े पैमाने पर कोई अपराध कैसे पनप सकता है, हमें पहले उस जमीन को समझना होगा जहां इसकी जड़ें हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां देशों की सरहदें धुंधली हो जाती हैं, कानून की पहुंच खत्म हो जाती है और शैतान का खेल शुरू होता है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। यह है गोल्डन ट्रायंगल, यानी सुनहरा त्रिभुज। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं यहां आकर मिलती हैं। एक जमाने में ये दुर्गम पहाड़ी इलाका दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र था, वैश्विक हेरोइन व्यापार का सेंटर। लेकिन आज इस काले सोने की जगह एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक कारोबार ने ले ली है। ये अब साइबर अपराध और मानव तस्करी का एक ग्लोबल हब बन चुका है। मतलब अपराध का चेहरा बदल गया है, पर जमीन वही है। और ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव पड़ी 2020 में, जब म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ। 2021 तक सेना ने देश पर अपना कंट्रोल तो मजबूत कर लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो बॉर्डर के इलाके थे वहां एक पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का एक शून्य पैदा हो गया। ये वो क्षेत्र थे जहां जातीय सशस्त्र गुटों का पहले से ही दबदबा था। बस इसी शून्य का फायदा उठाकर 2022 से 2025 के बीच यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर कानूनहीन शहर के शहर खड़े हो गए। ये वो इलाके थे जिन्हें कागज पर तो आर्थिक विकास के लिए बनाया गया था, पर हकीकत में वे आपराधिक सिंडिकेट और उनसे जुड़े लड़ाकों के कंट्रोल में आ गए, जो अपनी समानांतर सरकारें चलाते हैं। अब हम इन जोन्स के अंदर चलते हैं, इन चमकदार इमारतों के भीतर, जहां भर्ती किए गए आईटी प्रोफेशनल्स कैदी बन जाते हैं। ये सिर्फ ऑफिस नहीं है, ये डिजिटल बूचड़खाने हैं जहां इंसानी सपनों और भरोसे की बलि चढ़ाई जाती है। ये स्लाइड इस अपराध के औद्योगिक पैमाने को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाती है। स्क्रीन पर बाईं ओर देखिए, 2019 में म्यांमार के म्यावडी में स्थित के पार की गूगल अर्थ इमेज है, लगभग खाली जमीन। अब दाईं ओर 2024 की तस्वीर देखिए, एक विशाल, पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहर खड़ा है। गगनचुंबी इमारतें, सड़कें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ ही सालों में हुआ ये हैरान करने वाला निर्माण ये साफ दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि अरबों डॉलर का एक संगठित आपराधिक उद्योग है जो किसी देश की मशीनरी की तरह काम कर रहा है।
ये तस्वीर इंटरपोल के एक छापे के बाद की है। पहली नज़र में आपको ये एक मॉडर्न कॉल सेंटर जैसा लगेगा, लेकिन ये एक अत्याधुनिक जेल थी। यहाँ काम करने वालों को बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता था। उनके फ़ोन, उनके पासपोर्ट, उनकी पहचान, सब कुछ छीन लिया जाता था। यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, कंटीले तार थे और हर कोने पर हथियारबंद गार्ड्स तैनात थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ डिजिटल दुनिया की आज़ादी फिजिकल दुनिया की कैद से मिलती थी। यहां जिंदगी की क्रूर हकीकत एक बचाए गए कर्मचारी के अपने शब्दों में सुनिए। हमसे 17-17 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर आप अपना कोटा पूरा नहीं करते तो आपको बिजली के झटके दिए जाते, भूखा रखा जाता और बेरहमी से पीटा जाता था। पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की फीस के, जो इतनी ज्यादा थी कि हम उसे कभी नहीं चुका सकते थे। ये सिर्फ मजदूरी नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन की गई डिजिटल गुलामी थी, जहां कर्ज का बोझ ही आपकी जंजीरें बन जाता है। तो आखिर ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है? अब हम उस धोखाधड़ी के परिष्कृत विज्ञान को समझेंगे जिसे करने के लिए इन इंजीनियरों को मजबूर किया जाता है। ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अत्याधुनिक तकनीक का एक बहुत ही घातक मिश्रण है। इस प्रक्रिया को पिग बुचरिंग का भयावह नाम दिया गया है। जैसे एक कसाई काटने से पहले जानवर को खिला पिलाकर मोटा करता है, ठीक वैसे ही ये धोखेबाज काम करते हैं। पहला कदम विश्वास बनाना। धोखेबाज हफ्तों या महीनों तक एक दोस्ताना या रोमांटिक रिश्ता बनाते हैं। हमारी इंसानी ज़रूरत, एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा कदम पिग को मोटा करना। जब भरोसा बन जाता है तो वे एक नकली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिखाते हैं और शिकार को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने के लिए गाइड करते हैं, जिनसे शुरुआत में थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिलता है, जिसे वो निकाल सकते हैं। तीसरा और सबसे क्रूर कदम द बुचरिंग। जब शिकार पूरी तरह से भरोसे में आ जाता है, उसे अपनी जिंदगी भर की बचत इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया जाता है और फिर विड्रॉल का फंक्शन बंद कर दिया जाता है। और चौथा, अंजाम। धोखेबाज गायब हो जाता है और शिकार आर्थिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तबाह हो जाता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, पढ़े लिखे समझदार लोग आखिर इसमें फंस कैसे जाते हैं? देखिए, इसका जवाब है न्यूरोसाइंस में। ये जो स्कैमर्स हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब है अनियमित अंतराल पर इनाम देना। जब आपको अचानक छोटा मोटा मुनाफा मिलता है तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये खुशी और इनाम की भावना से जुड़ा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा जुए की लत में होता है। ये शक्तिशाली दिमागी प्रक्रिया हमारी तर्कसंगत सोच को हाईजैक कर लेती है और शिकार को एक बड़ी जीत की उम्मीद में और ज्यादा पैसा लगाने पर मजबूर करती है, भले ही उनके मन में शक पैदा हो रहा हो। वो मुनाफे के आदी हो जाते हैं। और यही वो सबसे जरूरी बात है जो इस अपराध को बाकी सबसे अलग करती है। ये कोई पारंपरिक घोटाले नहीं हैं। पारंपरिक घोटालों में बहुत सीमित तकनीकी कौशल की जरूरत होती थी, लेकिन इन आधुनिक स्कैम फैक्ट्रियों को आईटी इंजीनियरों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ झूठ नहीं बोलते, वो पूरी की पूरी हकीकत को क्लोन करते हैं। वो असली इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स की लाइव रेप्लिका बनाते हैं, जहां स्टॉक और क्रिप्टो की कीमतें असली बाजार के साथ रियल टाइम में ऊपर नीचे होती हैं। और अपना डिजिटल फुटप्रिंट छिपाने के लिए वे स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं और मल्टी-हॉप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनका इंटरनेट ट्रैफिक कई देशों से घूम कर जाता है, जिससे उनकी असली लोकेशन को छिपाया जा सके। उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कोई एक देश या एक इलाके की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है। एक ऐसा आपराधिक कारोबार जिसकी कोई सीमा नहीं है और जो हमारी डिजिटल रूप से जुड़ी हुई दुनिया की दरारों में पनपता है। ये आंकड़े इस संकट की भयावता को दिखाते हैं। कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से 6,500 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। और यकीन मानिए, ये संख्या सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अकेले केके पार्क और श्वेकोको जैसे कंपाउंड्स में ही 20,000 से ज्यादा स्कैम वॉकर होने का अनुमान है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में इन घोटालों से होने वाला सालाना वित्तीय नुकसान 37 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। 2024 की पहली छमाही में ही आपराधिक समूहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एआई से बनी डीप फेक सामग्री के इस्तेमाल में 600% की वृद्धि हुई है, जो इस खतरे को और भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक बना रही है। तो कौन है ये अपराधी जो इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं? इंटरपोल का डेटा हमें एक साफ तस्वीर दिखाता है। इन तस्करी के सूत्रधारों में से 80% पुरुष हैं, 61% की उम्र 20 से 39 साल के बीच है और लगभग 90% एशिया से हैं। ये आंकड़ा एक बहुत ही दुखद सच्चाई को उजागर करता है।
ये एक संगठित नेटवर्क है जो अक्सर स्थानीय युवाओं को ही दूसरे युवाओं को बेहतर जीवन का झांसा देकर फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये शोषण का एक चक्र है जहां कल का शिकार आज का शिकारी बनने पर मजबूर किया जा सकता है। अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, जहां कोड के अंदर एक गूंज सुनाई देती है। ये गूंज लालच, प्रौद्योगिकी और इंसानियत के भविष्य के बारे में एक अंतिम और बहुत गंभीर चेतावनी है। जब तकनीक हमारे सबसे गहरे लालच का एक आईना हमारे सामने रखती है, तो असली राक्षस कौन है? वो जो आईना बनाता है या वो जो उसमें मंत्रमुग्ध होकर देखता रह जाता है? ये सवाल सिर्फ उन धोखेबाजों या उन मजबूर इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। एक ऐसी दुनिया में जहां एक क्लिक से किस्मत बन या बिगड़ सकती है, जहां डिजिटल रिश्ते असली रिश्तों की जगह ले रहे हैं, हमें खुद से पूछना होगा, हमारे सपनों और हमारे लालच के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? और जब कोई मौका सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हम एक पल रुककर उस सुनहरे जाल के धागों को देखने की हिम्मत करते हैं?